वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं दे टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के विषय में। समझने का प्रयास करेंगे कि कैलिफोर्निया के जंगलों में हर साल आग लगने की घटना क्यों होती है। वही जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास 2021 के विषय में। समझने का प्रयास करेंगे ये कैसा अभ्यास है, कहां पर आयोजित किया गया है, कौन कौन इसके भागीदार है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलिफोर्निया के जंगलों के विषय में। आप कैलिफोर्निया की लोकेशन आप देख सकते हैं, यूएसए का एक पश्चिमी राज्य है, अर्थात पैसिफिक ओशन से लगा हुआ एक राज्य है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। यहां पर आप और स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, रेड कलर का जो राज्य दिखाया गया है यही कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का यह जो मैप है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। आप देख रहे होंगे तो जो पूर्वी भाग है, इसमें ग्रीन कलर का क्षेत्र दिखाया गया है। दरअसल यह जो पूर्वी भाग है, यह यहाँ का जो है कि पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर घने जंगलों का विस्तार देखा जाता है। आप देख सकते हैं नॉर्थ में कैस्केड रेंज दिखाया गया है, थोड़ा दक्षिण की ओर आएंगे और पूरब में देखेंगे तो सियरा नेवादा माउंटेन दिखाया गया है। और यह जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहीं पे घने जंगलों का विकास हुआ है और इन्हीं घने जंगलों में आपको फेमस नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे। आप यहीं सियरा नेवादा जो माउंटेन वाला क्षेत्र है, इसके थोड़ा और पूरब में देखेंगे तो आपको एक प्रमुख क्षेत्र देखने को मिलेगा जिसका नाम है डेथ वैली। डेथ वैली इस समय भी चर्चा में बना हुआ है। कारण यह है कि यहां पर टेम्परेचर जो है कि लास्ट वीक 54 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, अर्थात 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया था। इसके वजह से यहां पर काफी गर्मी थी और इसी गर्मी के वजह से यहां पर आग लगी। आपको पता है कि जो कनाडा वाला क्षेत्र है, उस कनाडा वाले क्षेत्र में भी इस समय काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। वहां पर जो है कि कई सौ लोगों की मृत्यु गर्मी की वजह से हो गई थी और वो भी एक कारण है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे तो जो कैलिफोर्निया राज्य है, इसके थोड़ा सा और आप जो है कि पश्चिम की ओर आइए, आपको यहाँ पर दो घाटियां देखने को मिलेंगी। पहली घाटी है सेक्रामेंटो वैली, दूसरी है सैन जैक्विन जो है कि वैली। ये जो वैली वाला क्षेत्र है, घाटी वाला क्षेत्र है, यह सापेक्षिक रूप से कम ग्रीनरी वाला है, तो इस समय यहाँ पर भी गर्मी ज्यादा पड़ रही है और इसके वजह से यहाँ का पूरा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और आप थोड़ा पश्चिम में देखेंगे तो आपको कोस्टल रेंज देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर जितनी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक चीज और, एक यहां पर एक राज्य और देखिए जो कि कैलिफोर्निया के एकदम नॉर्थ में देखिए, ओरेगन एक राज्य लिखा हुआ है। और ओरेगन जहां पर राज्य लिखा हुआ है, वहीं पर देखिए माउंट शास्ता एक पर्वतीय क्षेत्र है। और तो माउंट शास्ता जो पर्वतीय क्षेत्र है ओरेगन, इसका जिक्र आगे आएगा तो इसका आपको याद रखना है। आइए टेक्स्ट के माध्यम से चीजों को समझते हैं। जो मैप आपने देखा है, आगे इसको हमें यूज करना है। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में है और यह यूएसए का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। आबादी वाला राज्य होने का मतलब क्या है कि इस आबादी के लिए अमेरिका में काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया होगा और इसी के कारण वहां पे जंगल जो क्षेत्र हैं, उनमें बहुत बड़ी मात्रा में मानवीय गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। यह जो राज्य है कैलिफोर्निया, अलास्का और टेक्सास के पश्चात तीसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भी राज्य है। इसकी जो राजधानी कैलिफोर्निया की सैक्रामेंटो है और सबसे बड़ा जो शहर है वह लॉस एंजलिस है। यह जो है राज्य केवल अकेले ही यूएसए की अर्थव्यवस्था में 14% की हिस्सेदारी देता है। और अगर ये जो 14% की हिस्सेदारी है, इसको आप डॉलर के रूप में जीडीपी के में देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर यह एक देश होता तो यह क्या होता, जीडीपी के पॉइंट ऑफ से छठवां और सातवां देश बन सकता था। यह जो है कि कैलिफोर्निया राज्य। आप समझ सकते हैं यहां पर कितनी ज्यादा एक्टिविटी होती होगी कि इसी की वजह से यहां का जो आर्थिक वैल्यू है कितना ज्यादा है। यहां की जो जलवायु है गर्म है और भूमध्य सागरीय है। जब हम कहते हैं गर्म और भूमध्य सागरीय, इसका मतलब यहाँ पर गर्मी में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडी के समय यहाँ वर्षा होती है और ठंडी के समय जो वर्षा वाली क्लाइमेट कंडीशन है वह डिनोट करती है भूमध्य सागरीय अर्थात मेडिटेरियन क्लाइमेट को। इसका जो पूर्वी भाग है उसमें सापेक्षिक रूप से थोड़ा आर्द्रता देखने को मिलती है, मध्य भाग गर्म बना रहता है और जो पूर्व में जो जंगलों का विस्तार है, ये जंगलों का विस्तार सामान्यतः यहाँ के टेम्परेचर को कम रखता है। लेकिन इन्हीं जंगलों में अगर आग लग जाती है तो यहाँ का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा यहाँ पर कैस्केड रेंज है, सियरा नेवादा पर्वतीय क्षेत्र है, कोस्टल रेंज है, यहाँ के प्रमुख जो है कि तटीय क्षेत्र हैं। कैलिफोर्निया में सामान्यतः जो सर्दी का मौसम होता है उसमें वर्षा होती है, इसी के कारण
सर्दियों में यहाँ पर जो है कि आर्द्रता बनी रहती है, लेकिन ग्रीष्मकाल जो होता है यह जो है कि काफ़ी गर्म होता है, तापमान ज़्यादा होता है, शुष्कता होती है। और शुष्कता होने के कारण जो पेड़ों की जो जितने भी जंगल हैं आप इनको देख सकते हैं, यहाँ के जो पेड़ हैं इनकी पत्तियां सूखने लगते हैं, पत्तियां सूख कर गिरते हैं और उसके वजह से क्या होती है, आग लगने की घटना होती है। एक छोटा सा कारण, बहुत से कारणों का आगे मैं जिक्र करने वाला हूं। कुल मिलाकर कैलिफोर्निया में इस समय भी यहाँ के जंगल में आग लगी हुई है, और यह आग एक दो दिन से नहीं लगी है, एक माह से आग लगी हुई है। और इसका जो प्रारंभ हुआ था कैलिफोर्निया के उत्तरी भाग से हुआ था, लेकिन अब यह दक्षिण तक पहुंच गया है। और यह जब दक्षिण में पहुंच गया है तो इसका प्रमुख कारण जो अभी नोट किया गया है उसमें एक प्रमुख कारण है कि कनाडा से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहां पर जब गर्मी बढ़ी थी, आपने देखा था कि अभी कुछ समय पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी थी कि वहां पर 700 से अधिक लोगों की मृत्यु गर्मी की वजह से हुई थी। तो ये जो गर्मी बढ़ी थी उसी गर्मी ने क्या किया, यहाँ के पूरे क्षेत्र के टेम्परेचर को बढ़ाया। इसकी वजह से हवाएं गर्म चलने लगी और गर्म हवाओं को क्या हुआ, सूखे हुए पत्ते मिले। और उन्हीं सूखे हुए पत्तों में जब कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, जैसे मान लेते हैं आकाशीय बिजली गिर जाए, या आप जो है कि घूमने गए हैं और आपने सिगरेट पिया और सिगरेट पूरी तरह से बुझा नहीं, आप उसको फेंक दें, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे एक चिंगारी उत्पन्न हो जाए, वह चिंगारी क्या होती है, यहाँ पर भयानक रूप धारण कर लेती है। आपने अभी देखा, मैंने बताया आपको कि जो डेथ वैली वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। स्वाभाविक है, जब 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी क्षेत्र का होगा तो वहां पर क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी, हवा में शुष्कता होगी, और हवा में शुष्कता क्या करेगी, ये आग का कारण बन जाएगी। क्योंकि यहां पर आग लगने की घटना के पीछे बिजली गिरने की घटना को भी बताया जा रहा है, शुष्कता को भी बताया जा रहा है, लू जैसी हवाओं को भी बताया जा रहा है, और जो यहां पर हीट डोम की कंडीशन क्रिएट हुई थी उसको भी बताया जा रहा है। इन सभी कारणों की वजह से यहां पर आग लगने की घटना यहां पर नोट की जा रही है। इसी के कारण यहां पर चूंकि इन क्षेत्रों में लोगों का बसाव बहुत ज्यादा है तो इसीलिए लोगों को हटाया जा रहा है। और कैलिफोर्निया के साथ साथ जो ओरेगन प्रांत है, जो मैंने आपको नॉर्थ में दिखाया, वहां के भी जंगलों में आग लगी हुई है। और ओरेगन प्रांत का लगभग 4 लाख एकड़ से अधिक जो जमीन है, वहां के जो भूमि, वहां के जो जंगल है वो जल चुके हैं और वो भूमि काली पड़ चुकी है, इतना ज्यादा राख है। कैलिफोर्निया के जंगलों में भी जो आग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, लगभग 70,000 एकड़ में विस्तृत हो चुका है। 14,000 से अधिक लोगों को यहां से विस्थापित करना पड़ा है। और यह कहा जा रहा है कि यहां पर जो आग लगने की घटना कैलिफोर्निया में हुई है उसके पीछे एक प्रमुख कारण जो है कि बिजली गिरने की घटना है। सैकड़ों बार बिजली वहां पर गिरती है। यहां से जो है कि इस समय 2200 से अधिक जो है कि जो दमकल कर्मी है आग के नियंत्रण का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी आग पर काबू नहीं पाया जा चुका। ये जो आग लगी है, पिछले साल भी इसी समय लगभग आग लगी थी, और यहां जब पिछले साल आग लगी थी तो 4 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र जो कैलिफोर्निया का है वह समाप्त हो गया था। और यहां पर हर साल आग लगने की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है, कई कई हजार की संख्या में आग लग रही है। जी हां, आपने सही सुना, एक साल में कई हजार बार आग लगती है। सभी आग इतनी व्यापक रूप नहीं धारण कर पाती हैं, लेकिन हां, आग लगने की घटना हजारों की संख्या में होती है। वर्ष 2000 के बाद यहां पर देखा जाए तो अभी तक जितनी आग लगी हैं, तो 10 अगर सबसे प्रमुख आगों को आप काउंट करें तो वर्ष 2000 के बाद ही आपको मिलेंगी। अर्थात हाल के समय में, हाल के वर्षों में यहां पर जो बड़े आग की घटनाएं हैं वो ज्यादा देखने को मिल रही है। वर्ष 2018 में मेंडिकिनो कॉम्प्लेक्स फायर में, जो इसी क्षेत्र का, इसी राज्य का है, वहां पर आग लगी थी। और वह जो आग है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी आग के रूप में माना जाता है। इस समय यह देखा जा रहा है कि अमेरिका के पश्चिमी भाग का ये जो जंगली क्षेत्र है, यहां पर आग की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें 400% की वृद्धि दर्ज की जा रही है। यहां पर जो आग लगने की घटना है वो 2 मौसमों में होती है। पहला है ग्रीष्मकाल, जो कि अभी चल रहा है, जून से लेकर सितंबर था। इस समय जो आग लगने की घटना होती है गर्मी की वजह से और लू जैसी हवाओं की वजह से होती है। दूसरी जो प्रमुख आग लगने की घटना होती है वह शीतकाल में होती है, अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच में। और दरअसल ये इस वजह से होती है कि ये जो जंगली क्षेत्र है यह एक पवन के प्रभाव में, एक विंड के प्रभाव में होता है, जिसका नाम है सांता आना। ये जो सांता आना विंड्स होती हैं ये क्या होती हैं, काफी शुष्क होती हैं, गर्म पवन होती हैं। जैसे लू होती है ना, ऐसे ही सांता आना वहां पर गर्म और जो है कि शुष्क पवन है। जब ये क्या करती हैं, डेथ वैली वाले क्षेत्र से इन जंगली क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो इनमें इतनी ज्यादा शुष्कता होती है
की आग का यह कारण बन जाती हैं और इसी के कारण हर साल यहाँ पर जो आग लगती है उसमें इन पौधों का प्रभाव ज़्यादा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कैलिफोर्निया का क्षेत्र जंगल है, इसमें जो ज़्यादा आग लगने की घटना होती है वो सिर्फ जो यहाँ पर ठंडियों का समय होता है उसमें जो लगती है, उस समय जो यहाँ पर आग लगती है उससे ज़्यादा हानि यहाँ पर होती है। कुल मिलाकर यह जो क्षेत्र है यहाँ पर आग लगने की घटना के पीछे यहाँ का पूरा जो क्लाइमेट है वह भी है और साथ ही साथ यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियां होती हैं उनका भी योगदान है। कौन कौन से कारण हैं आग लगने के? जैसे यहाँ की वन भूमि को काटकर आवास का निर्माण किया गया है, आवास के साथ साथ यहाँ पर बिजली के तारों का जाल बनाया गया है, यहाँ पर जो है कि रिन्यूएबल एनर्जी का विकास करने के लिए तारों का जाल बनाया गया है और इन तारों में जब क्या होते हैं, तेज हवा चलती है, घर्षण होता है, उसकी वजह से चिंगारी उत्पन्न होती है। यहाँ पर पर्यटन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग और जो है कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से भी कारण बनाया जा रहा है। और हर साल क्या होता है कि जब यहाँ पर आग लगती है तो आग को बुझा दिया जाता है। अब जो उसका कोयला वगैरह या जो आधे जले हुए पेड़ हैं वह क्या है, उसमें तो अभी भी जो है कि एक तरह की ऊर्जा है और वह जो क्या होते हैं, चूंकि सूख चुके होते हैं, आधे जले हुए पेड़ सूख चुके होते हैं और जैसे ही गर्मी बढ़ती है उनमें शुष्कता ज्यादा आ जाती है तो वह ग्रीन जो पौधे होते हैं उसकी तुलना में उनमें जल्दी आग लग जाती है। तो इसी के कारण कहा जा रहा है चूंकि वहां पर आग को दबाने के लिए बार बार आग को तो बुझा दिया जाता है लेकिन जो शुष्क सामग्री वो बनी रहती है और इसी की वजह से छोटी सी भी आग की चिंगारी क्या होती है, फैल जाती है। इसके अलावा वहां पर जो है आगजनी कैंप फायर लगाए जाते हैं, बिना बुझे हुए सिगरेट फेंकना, जलता हुआ कचरा फेंकना, तेज हवा से बिजली के तारों का टकराना, आकाशीय बिजली का गिरना और अत्यधिक गर्मी से पत्तियों का गिरना, पत्तियों का सड़ना और उनका जो पदार्थ सड़ने की वजह से जो उनका केमिकल निकलता है वो भी क्या होता है, इसका एक कारण माना जाता है। तो इसका तात्कालिक समाधान क्या है कि सबसे पहले कि उन पेड़ों को नष्ट किया जाए या हटाया जाए जो ज्वलनशील होते हैं। आपने देखा होगा सभी पेड़ एक गति से नहीं जलते हैं, कुछ ऐसे ज्वलनशील होते हैं जैसे यूकेलिप्टस है, चीड़ के पेड़ हैं, ये बहुत तेजी से जलते हैं क्योंकि इनका जो फ्यूल है, उनका जो केमिकल होता है वो काफी ज्वलनशील होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें जिस क्षेत्र में आग बढ़ रही है उस क्षेत्र में हमें एक ऐसा एरिया बनाना चाहिए जहां के पेड़ों को काट कर एक जो है कि लाइन बना देनी चाहिए जिससे आगे ना पहुंच जाए। देखिए होता है क्या, एक पेड़ दूसरे पेड़ के संपर्क में, तीसरे पेड़ के संपर्क में, तो इससे क्या होता है एक जो है कि उनको एक एरिया मिल जाता है। लेकिन हम क्या करें कि अगर आग कहीं लगी हुई है और बीच में हम जो है कि 300 से 400 मीटर चौड़ा एक ऐसा जोन बना दें जिसमें जो है कि कोई पेड़ ना हो, कोई हरियाली ना हो, तो वहां पर क्या होगा, उधर तक ही आग रुक जाएगी। तो ये कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बाहर लोगों को निकालना ही होगा। यहाँ पर हवाई माध्यम से पानी और जो है कि गैसों का छिड़काव जैसे किया जा रहा है उसको करते रहना होगा। लेकिन स्थायी समाधान यही है कि मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए। जो समीपवर्ती शुष्क भूमि वाला क्षेत्र है वहां पर ग्रीनरी का विकास किया जाए, घासों का विकास किया जाए ताकि शुष्कता कम हो सके। पर्यटन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और ग्रीन हाउस गैसों में जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें कटौती करने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक पे जो कि अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। ये जो पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र है इसको आप देख लीजिए। आप देखिए पूर्वी अफ्रीका का जो क्षेत्र देख रहे हैं इसी में एक जो है कि देश देखिए केन्या और तंजानिया। केन्या और तंजानिया को आप देख लिए तो आप यहाँ पर आइए, देखिए आपको एक क्षेत्र दिखाया गया है मोम्बासा, जो कि केन्या आप देख सकते हैं, नैरोबी भी आप देख सकते हैं। अब ये जो मोम्बासा इसी का जिक्र आने वाला है और बाकी पूर्वी अफ्रीका का पूरा जो लोकेशन है उसको फिर से आप देख लीजिए। तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर मोम्बासा पर जो है कि सोमवार से एक नौसेना अभ्यास प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस। ये क्या है, ये नौसेना अर्थात नेवी का एक अभ्यास है। इसमें कौन कौन भागीदार हैं, तो इसमें पूर्वी अफ्रीका के 12 देश इसमें शामिल हैं, साथ ही साथ भारत है, यूके है, अमेरिका है और इसमें कुछ संगठन शामिल हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ड्रग्स और क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, इंटरपोल, यूरोपीय यूनियन नेवल फोर्स भी इसमें शामिल है। ये दरअसल वार्षिक सैन्य अभ्यास है जो हर साल होता है और अफ्रीका, यह जो अभ्यास होता है इसका उद्देश्य होता है कि अफ्रीका और का जो पूर्वी अफ्रीका और जो पश्चिमी हिंद महासागर वाला क्षेत्र है यहाँ पर कि जो यहाँ की जो नेवी है उसको मजबूत किया जाए, उनमें जो है कि इस तरह सा समन्वय स्थापित किया जाए जिससे इस क्षेत्र का हर देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। इस अभ्यास के तहत प्रयास किया जाता है कि ये जो पूर्वी अफ्रीका से लगा हुआ कोस्टल एरिया है या पश्चिमी हिंद महासागर है, यहाँ
पे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाए, नौसेना में सहयोग विकसित हो और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन क्षेत्रीय मुद्दों में इस तरह की आपसी सहमति हो कि कोई भी यहाँ पर अवैध कारोबार या किसी अवैध चीज का यहाँ पर जो है कि फलना फूलना असंभव हो सके। भारतीय नौसेना का जहाज जो तलवार है इसने इसमें हिस्सा लिया है और भारत का सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र भी इसमें सही जो है कि हिस्सा ले रहा है। भारत का सूचना संलयन केंद्र क्या करता है, यह जो सूचना है कि हिंद महासागर में कौन सी क्या गतिविधियां हो रही हैं, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे अपने देश के हितों को आगे बढ़ाना है, उसको ये सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ भारत जो है कि इस सैन्य अभ्यास के माध्यम से भारत ने अपना एक प्लान बना रखा है, सागर जिसका नाम है। यह जो है क्या कर सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को बढ़ावा देना। यह जो ओशन से लगे हुए क्षेत्र हैं इनमें क्या करना, सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। और भारत क्या करता है, जो यहाँ पे हिंद महासागर के देश हैं उनसे समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। क्योंकि इस क्षेत्र में चीन की मजबूती तेजी से बढ़ी है, इसलिए भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि अपनी मजबूती को यहाँ पर वह स्थापित करे। ये जो समुद्री भाग है यह आपने जो देखा, यह अफ्रीका के पूर्व वाला तो क्षेत्र है ही है। इसके माध्यम से हम अफ्रीका में अर्थात पूर्वी भाग में अगर स्थिरता होगी, हमारा पहुंच अच्छी होगी, पकड़ अच्छी होगी, तो हम अफ्रीका के अंदर वाले भाग में भी पहुंच सकेंगे। साथ ही साथ व्यापार और सामरिक हितों से के साथ देखा जाए तो यह जो क्षेत्र है यहां से होकर हम जो है कि यूरोप भी जाते हैं, हम जो है कि अमेरिका महाद्वीप चाहे नॉर्थ अमेरिका हो साउथ अमेरिका वहां तक जाते हैं। तो इसके कारण भी यहां पर जो है कि हमारी पहुंच और हमारी पकड़ मजबूत होनी जरूरी है। साथ ही साथ आपको पता है बनीला द्वीप समूह है जिसमें जो है कि मेयट, कोमोरोस, मॉरिशस, सेशल्स, रियूनियन और मेडागास्कर को हम लोग शामिल करते हैं। तो बनीला द्वीप समूहों के साथ भारत का जो एक सहयोग है वो काफी मजबूत है। भारत इनके लिए काफी कुछ करता आया है, क्योंकि भारत का ये मानना है कि जो बनीला आइलैंड वाले देश हैं, क्षेत्र हैं, यहाँ पर अगर भारत की पकड़ मजबूत रहेगी तो चाइना जो है कि अपने हितों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हिंद महासागर आपको पता है कितना महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर भारत के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का 2/3 हिस्सा और संपूर्ण माल वाहन का 1/3 हिस्सा केवल हिंद महासागर से गुजरता है। दुनिया के 40 देशों की सीमा इस महासागर के साथ लगती है और तकरीबन 40% आबादी इसके कोस्टल एरिया में बसती है। तो स्वाभाविक है अगर हमारा इस क्षेत्र में हम पहले मजबूत स्थापित कर लेते हैं, पूर्वी वाले भाग में, पूर्वी हिंद महासागर में हमारी पकड़ है ही है, और साथ ही साथ जो यह गल्फ वाला क्षेत्र है वहां पर भी हम मजबूत रहते हैं, तो इससे क्या होगा, हिंद महासागर में भारत की जो शक्ति है वह काफी मजबूत होगी। साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो इस समय तीव्र आर्थिक वृद्धि, बढ़ते शैक्षणिक और स्वास्थ्य मानक और साथ ही साथ बहुत सी चीजों की वो प्रयास कर रहा है। वहां पर कई तरह के इन्वेस्टमेंट के जो है कि अवसर हैं, उन्हीं इन्वेस्टमेंट के अवसर को अगर हम बढ़ा लेते हैं तो हम क्या करेंगे आने वाले समय में, चाहे हम समुद्री सुरक्षा की बात हो या जो है कि ब्लू इकोनॉमी जिसको हम नीली अर्थव्यवस्था बोलते हैं अर्थात समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था हो, कृषि का क्षेत्र हो, रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र हो या फिर जो है कि मिनरल्स का जो है कि माइनिंग हो, सभी क्षेत्रों में भारत क्या कर सकता है, इस महाद्वीप का काफी ज्यादा प्रयोग कर सकता है। और जब ऐसा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं भारतीय हितों की भी पूर्ति हो। इस तरह से भारत ने इस अभ्यास के माध्यम से अपने बहुत से बड़े टारगेट को अचीव करने का प्रयास किया है। आई होप आप संक्षेप में इसको समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।